Assalamualaikum guys, this is Daniel Yasin with you with another lecture of Daniel's Education Portal। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो हम पढ़ रहे होंगे मीनिंग एंड मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और बाय कंसेंट, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, डिस्चार्ज बाय एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज बाय एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। अगर आप इससे पिछले लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो उसकी जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो आप वहां से जाके देख सकते हैं। हमने काफ़ी टॉपिक्स जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। हम स्टार्ट कर रहे होंगे मीनिंग एंड मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। A contract is said to be discharged when contractual relations between the parties to a contract are terminated or comes to an end। अगर हम सिंपल अल्फाजों में बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, दो सिचुएशंस की बात हो रही है। एक तो वो टाइम है जब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, और दूसरा क्या है जब मतलब वो ख़त्म हो रहा है। मतलब एक ऐसा टाइम है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, सही है, तब का। या दूसरा उस टाइम का है कि किसी भी वजह से वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अब जो है वो फुलफिल नहीं हो सकता, वो अब टर्मिनेट होने वाला है। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है। रीज़न हम काफ़ी पढ़ के आए हैं, तो उसमें से आप कह सकते हैं कि कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है जी। यहाँ पे दो सिचुएशन है, ये आप याद रखिएगा। आगे क्या है, इन अदर वर्ड्स व्हेन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैव ईदर परफॉर्म्ड और आर फ्रीड फ्रॉम द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस एज अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अब उन्होंने ऊपर वाली बात कर ली, वही बात आ गई कि भाई एक तो वो कि दोनों को जो जो काम करने थे उन्होंने कर लिए है, लेकिन एक में ऐसा है कि उन्होंने काम नहीं किए, सही है। वो क्या हो गया, उन्हें फ्री कर दिया गया, सही है। उन्हें क्या कर दिया गया, उन्हें फ्री कर दिया गया। किससे? ऑब्लिगेशन से जो अराइज हो रही थी उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, किसी न किसी रीजन की वजह से। लाजमी बात है कोई ना कोई रीजन होगा जिसकी वजह से क्या है कि पार्टीज को फ्री कर दिया गया, किस इस ऑब्लिगेशन से कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाए। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अब उन्होंने एक चार्ट बना दिया है कि भाई ये डिफरेंट वेज हैं जिसकी वजह से जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पे इन्होंने 6 डिफरेंट चीजें लिखी हैं। अच्छा, ये आगे हम जाके ना अभी पूरा इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, ये भी इन्होंने फिलहाल एक चार्ट दिखाया है पहले। सबसे पहली चीज है हमारे पास परफॉर्मेंस, मतलब डिस्चार्ज कैसे हो सकता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ठीक है जी। दूसरा क्या है, एग्रीमेंट, नोवेशन, रेसिजन, अल्ट्रेशन, रेमिशन और वेवर। फिर क्या, ऑपरेशन ऑफ लॉ, डेथ, इंसॉल्वेंसी, मटेरियल ऑल्ट्रेशन, सेम आइडेंटिटी। फिर है हमारे पास इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी और सुपरवीनिंग इलीगैलिटी। फिर है हमारे पास लैप्स ऑफ टाइम। फिर है हमारे पास ब्रीच, एक्चुअल और एंटीसिपेटरी। तो ये अब हम सब क्या कर रहे होंगे, हम बारी बारी इन सब को डिटेल में पढ़ रहे होंगे। देखते हैं हमारे एक लेक्चर में सब कवर होता है या फिर 2 लेक्चर्स पे जाना पड़ता है हमें। Discharge by performance. Performance of a contract is one of the most common ways of discharging a contract. A contract can be discharged by performance in any of the following ways. अब वो कह रहे हैं डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस के भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है कैसे, परफॉर्मेंस के थ्रू। अब वो कह रहे हैं कि ये जो आपका परफॉर्मेंस का मेथड है, मतलब कि परफॉर्म करके जो ड्यूटीज अराइज हुई हैं आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसकी वजह से वो आप ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, ये सबसे कॉमन मेथड है इसका, एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने का। लेकिन यहाँ पे जो परफॉर्मेंस के जो वेज हैं वो एक नहीं है, वो 2 वेज हैं, जैसे हमने अभी ऊपर भी देखा। एक तो एक्चुअल है और दूसरा अटेम्प्टेड है। अच्छा, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, व्हेन द प्रोमिसर हैज मेड द परफॉर्मेंस इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिसी।
is called an actual performance and contract comes to an end। अब वो कह रहे हैं क्या बात है कि जैसे कहा गया है ना कॉन्ट्रैक्ट में, अगर इसको हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें कि जैसा जैसा कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया था आपने बिल्कुल वैसा वैसे ही किया है, ठीक है जी, और आपने अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट की है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे एक्चुअल परफॉर्मेंस कहा जाएगा। बहुत ही सिंपल इसकी जो है ना ये एक्सप्लेनेशन, ठीक है जी। अच्छा जी, इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। आजम कॉन्ट्रैक्टेड टू डिलीवर टू बाबर एट हिज वेयरहाउस ऑन 1 November 500 bales of cotton of a particular quality. Azam brought the cotton of requisite quality to the appointed place on the appointed day during the business hours, and Babar took the delivery of goods. Azam has discharged his obligations under the contract by actual performance। अब वही बात भाई, जैसा जैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसने बिल्कुल एग्जैक्टली क्या कर दिया, उसने वही काम कर दिया, तो क्या हो जाएगा भाई, वो जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस आपने कर ली। बहुत ही सिंपल। दूसरा क्या है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। इसका दूसरा नाम क्या है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का, वो है टेंडर, ठीक है जी। When the promiser has made an offer of performance but the offer of performance of promiser is not accepted by the promisee, it is called an attempted performance or tender। इसको यूं कह सकते हैं आप, इसको यूं उर्दू में डिफाइन कर सकते हैं कि भाई आपको कोई काम दिया गया था एक तरीके से करने के लिए, सही है, आपने उस तरीके से नहीं किया, आपने दूसरे तरीके से किया जैसा कॉन्ट्रैक्ट में बताया हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखी, अगर वो बिजनेस आवर्स में नहीं आ रहा, वो जो है आधी रात को आ रहा है और वो जो है सामने वाला कहे कि नहीं भाई मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उसे क्या कहेंगे, उसे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहेंगे, या इन अदर वर्ड्स टेंडर कहेंगे, कि उसके जो राइट्स हैं वो सेम रहते हैं। इसको डीम परफॉर्मेंस कहा जाएगा, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहा जाएगा, टेंडर कहा जाएगा। और इसमें क्या होगा, जो प्रोमिसी के जो राइट्स होंगे इसके आपका प्रोमिसर के अगेंस्ट द प्रोमिसी, वो सेम रहेंगे, ठीक है जी। Attempted performance. Azam contracted to deliver to Babar at his warehouse on 1 November 500 bales of cotton of a particular quantity. Azam brought the cotton of requisite quality to the appointed place on the appointed day during the business hours, and Babar refused to take the delivery of goods. It is a case of attempted performance because Azam has done what he was required to do under the contract, and his obligation under the contract comes to an end. अब भाई यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे वो गया, सही है, यहाँ पे वो बिल्कुल उसने जो है ना एग्जैक्टली वही परफॉर्म किया जो उसे परफॉर्म करना चाहिए था, सही है, उसने एग्जैक्टली सेम कर दिया। लेकिन आजम ने क्या कर दिया, आजम ने कह दिया कि भाई उसे क्या कहते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये नहीं लूंगा, सही है, मैं ये गुड्स नहीं ले रहा, सही है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कि उसने अपना पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का पूरा कर दिया। किसने, आजम ने, क्योंकि उसने जैसा करना चाहिए था उसने बिल्कुल वैसा कर दिया, ठीक है जी। गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप न्यू वीडियो से बाखबर रहें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो है आपको फौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। आइए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। आगे चलते हैं हम, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और बाय कंसेंट, ठीक है जी। अभी हम इसको देख लेते हैं। The rights and obligations created by an agreement can be discharged without being performed through formation of another agreement between the parties, due to which the rights and obligations in the original agreement comes to an end. A contract can be discharged by mutual agreement in any of the following ways. अब भाई सिंपल सी बात है, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने एक एग्रीमेंट कर लिया कि भाई हम ये काम करेंगे, सही है, लेकिन फिर जैसे ही वो परफॉर्मेंस का टाइम आया तो आपको पता चला कि काम नहीं हो सकता, ये काम जो है ना पॉसिबल नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अब आप सिर्फ एक और एग्रीमेंट करेंगे। किसके अगेंस्ट, वो पहले एग्रीमेंट के अगेंस्ट, कि भाई हमने पहले ये एग्रीमेंट किया था लेकिन ये क्या है, ये परफॉर्म नहीं हो सकता, इसकी वजह से जो है ना अब हम दोनों जो भी जिसकी भी जो ड्यूटी थी वो परफॉर्म नहीं करेंगे, और जो है हम पुराने कॉन्ट्रैक्ट को क्या करते हैं, हम जो है ना उसको खत्म करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने एक न्यू एग्रीमेंट कर लिया जिसके अंदर उन्होंने पुराने एग्रीमेंट में जो भी चीजें लिखी हुई थी वो सब उनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अच्छा, वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो किस तरह डिस्चार्ज हो सकता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू तो हो सकता है, लेकिन उसके डिफरेंट जो है ना वेज हैं।
उसमें से इन्होंने वेज लिखे हुए हैं कि कौन कौन से तरीके से ये हो सकता है। सबसे पहली चीज है नोवेशन। Novation means the substitution of a new contract for an old one. The new agreement extinguishes the rights and obligations that were in effect under the old agreement. A novation ordinarily arises when a new individual assumes an obligation to pay that was incurred by the original party to the contract. In case of novation, the original debtor is totally released from the obligation which is transferred to someone else. The nature of the transaction is dependent upon the agreement between the parties. A novation also takes place when the original parties continue their obligation to one another, but the new agreement is substituted to the old one. अब यहाँ पे दो केस हैं, दो डिफरेंट केस हैं यहाँ पे दो डिफरेंट केस कैसे हैं अगर हम देखें, हाइलाइटर ले लेते हैं। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहले नोवेशन का मतलब क्या है, सब्सटीट्यूशन हो जाती है, आपका पुराना कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, सही है। अब वो क्या कह रहे हैं, द न्यू एग्रीमेंट एक्सटिंग्विशेस द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन दैट वर इन फैक्ट अंडर द ओल्ड एग्रीमेंट। वही जो हमने ऊपर पढ़ा कि भाई जो आपका पुराना एग्रीमेंट है वो फिर खत्म हो जाता है, जो आपका नया एग्रीमेंट है वो आ जाता है प्ले में। A novation only arises when a new individual assumes an obligation to pay that was incurred by the original party to the contract. In case of a novation, the original debtor is totally released from the obligation which is transferred to someone else. The nature of the transaction is dependent upon the agreement between the parties. अगर हम यहाँ पे देखें ना तो ये एक केस है, ये क्या केस है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ऐसे समझते हैं कि भाई अली ने उस्मान से क्या लिया था, अली ने उस्मान से लिया कर्जा, सही है, उसने लोन लिया, अली ने लिया किससे, उस्मान से। अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि भाई इतना टाइम में इतना इंटरेस्ट होगा और वो सब होगा, अगर ये डिफॉल्ट करेगा तो ये चीज देगा, सब मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट है। अब अली ने लिया हुआ है उस्मान से, ठीक है। अब अली ने जब लिया हुआ है उस्मान से, अब एक और दोस्त आता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं असद, ठीक है जी। अली ने लिया हुआ है उस्मान से, सही है। अब अली की कंडीशन नहीं रही पे करने वाली। अब जो वो है आपका असद है, वो आके उस्मान को कहता है कि भाई इसके जितने भी पैसे हैं ना वो मैं दूंगा, तुम क्या करो, वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, तुम मेरे साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट करो, उसके जितने भी कर्जे हैं वो जो भी पैसा है वो सब मैं दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जैसी वो एग्रीमेंट कर लेंगे उससे क्या हो जाएगा, वो जो आपका अली है वो क्या हो जाएगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी ड्यूटीज से, अब उसे पैसे नहीं देने। अब कौन आ गया, अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब आपका जो असद है वो उस्मान को पैसे देगा, आपका जो पुराना एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा, अब न्यू एग्रीमेंट कंप्लीटली आ जाएगा। जो ऑब्लिगेशन टू पे थी आपकी उसकी अली की, वो अब क्या होगी, वो चेंज होगी, अब वो किसके ऊपर आ गई है, वो आ गई आपके असद के ऊपर। अच्छा जी, तो यहाँ तक तो एक बात हो गई। अब जब हम आगे देखें, इनोवेशन आल्सो टेक्स प्लेस व्हेन ओरिजिनल पार्टी कंटिन्यूज देयर ऑब्लिगेशन टू वन अनदर बट अ न्यू एग्रीमेंट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ओल्ड वन। अब वो कह रहे हैं कि लाजमी नहीं है कि आपकी पार्टी चेंज हो जाए, लेकिन फॉर एग्जांपल अब एक पुराना एग्रीमेंट था, उसका ना कुछ टर्म्स चेंज करनी है उन्होंने, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एक नया एग्रीमेंट बना लिया कि भाई वो जो पुराने वाला है वो खत्म हो जाएगा, उसमें ये लिख दिया कि भाई पुराने वाला खत्म, अब से न्यू वाला इफेक्ट में, और उसमें जो भी वो चेंजेस करना चाह रहे थे उन्होंने वो चेंजेस करके लिख दिए। इन्होंने एग्जांपल क्या दिए, Akram owes money to Bashir under a contract. It is agreed between Akram, Bashir and Shazim that Bashir shall now accept Shazim as his debtor instead of Akram. The old debt of Akram to Bashir is no longer exist and a new debt from Shazim to Bashir has been contracted. अब वही बात आ गई, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अपनी जो ऑब्लिगेशन थी वो क्या कर दी, वो दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर दी, जिसकी वजह से पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और पहले वाले बंदे की ऑब्लिगेशन खत्म हो गई। Azam owes Babar rupees 10,000. Azam enters into an agreement with Babar and gives Babar a mortgage of his Azam state of 5,000 in place of the debt of 10,000. This is a new contract and extinguishes the old one. अब यहाँ पे वो क्या कहना है कि भाई यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया कि एक नई चीज वो लेके आ गए एग्रीमेंट में, क्या कर दिया, मोर्गेज में रख दी एक चीज, तो उन्होंने एक नई जो है ना चीज दरमियान में लाया कॉन्ट्रैक्ट में, तो इस वजह से क्या होगा, वो जो न्यू एग्रीमेंट है जो बाद में हुआ है तो वो जो है वो प्ले में होगा, वो उसकी जो है ना चीजें देखी जाएंगी। अच्छा जी, तो सही है। decision is a cancellation of a contract by mutual agreement of parties। अब भाई फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पहले एग्रीमेंट कर लिया, वही बात जो मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी, ये जब स्टार्ट कर रहे थे हम नोवेशन से पहले,
कि आपने जो है ना पहले डिसाइड कर लिया ये काम करेंगे, लेकिन बाद में सोचा कि यार ये हम दोनों के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो हमें इसे खत्म करना चाहिए। तो पहले वाले एग्रीमेंट को खत्म करने के लिए आपने फिर जो है ना एक दूसरा एग्रीमेंट कर लिया, तो इस वजह से क्या हो गया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, आसिफ promises Binish to sell and deliver 500 bales of cotton on 1st November at her warehouse and Binish promises to pay for goods on 1st December. Asif does not supply the goods, Binish may rescind the contract. अब भाई आसिफ ने गुड्स नहीं दी तो बिनिश क्या कर देगी, बिनिश ये कह सकती है हाँ भाई ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है, देखिए म्यूचुअल एग्रीमेंट जो है ना जरूरी है, ये चीज याद रखिएगा भाई, दोनों का डिसाइडेड हो ये एक्ट जो है। अब भाई वो उसे गुड्स डिलीवर नहीं हुई तो वो कह सकती है कि भाई तुम्हारे पास गुड्स नहीं है, तो ऐसे कर सकते हैं हम कि ना उसे क्या कहते हैं हम ये कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर देते हैं, भाई तुम्हारे पास माल नहीं है, मुझे माल अर्जेंट चाहिए, तो मैं किसी और के साथ कर लेती हूँ, जो हमारा पुराने वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो हम खत्म कर देते हैं, तो म्यूचुअली डिसाइड करके उसको खत्म कर सकते हैं। फिर है हमारे पास ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन मीन्स variation made in the language or terms of a contract with mutual agreement. When this occurs, the original contract is discharged and a new contract is created. The parties in alteration remain same. अब भाई वही बात आ गई कि भाई फॉर एग्जांपल आप जो है ना किसी चीज़ का आप एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई मुझे जो है ना मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह सकते हैं हम 1000 kg जो है ना 1000 kg मैं प्रोवाइड करूँगा, या यूँ कह सकते हैं 100 टन ऑफ कोकोनट ऑयल आप जो है ना किसी को कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। लेकिन जो है ना क्या होता है कि जब टाइम आता है एक्चुअल परफॉर्मेंस का, आपको ऑयल ही कहीं से नहीं मिल रहा। अब आपके पास जो मैक्सिमम आपके पास अवेलेबल हो रहा है वो हो रहा है 50। आपके पास कितना अवेलेबल हो रहा है 50, तो आप फोन करके कहते हैं कि भाई मेरे पास मैक्सिमम, मैंने बहुत ट्राई किया, कितना अवेलेबल हो रहा है 50 अवेलेबल हो रहा है, तो हम दूसरा एग्रीमेंट कर लेते हैं जिसमें जो है ना हम क्वांटिटी 100 की जगह कितनी कर लेते हैं 50 कर लेते हैं। तो वहां आपने क्या कर ली, वहां पे आपने अल्ट्रेशन कर ली, किसमें एग्रीमेंट में पार्टी सेम रही हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे इस मोड को क्या कहेंगे, इसे क्या आ जाएगा अल्ट्रेशन। अच्छा एग्जांपल क्या दिया इन्होंने, जायद promises to sell and deliver 500 bales of cotton on 1st November and Yasir promises to pay for goods on 1st December. Afterwards, Zayed and Yasir mutually decide that the goods shall be delivered in 5 equal installments at Zayed's warehouse. Here, original contract has been discharged and new contract has come into effect. अब वही बात आ गई कि इन्होंने कुछ चेंजेस कर लिए, सही है, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट सेम रही हैं, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके अल्ट्रेशन में आ जाएगा। Remission means accepting a less amount than the initial amount agreed, सही है। अब भाई फॉर एग्जाम्पल अब आपने जो है ना उसे क्या कहते हैं, आप एक कोई सर्विस चला रहे हैं जिसके अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। अब वहां पे पहले वो एग्री करते हैं कि भाई आपको जो है ना अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो आपको इतने मिलेंगे। अब फिर जो है ना फिर क्या होता है, फिर आप जो है ना एग्रीमेंट वगैरह करते हो, ठीक है, मतलब आपका टोटल हो जाता है। फिर जो है ना वो आके आपकी इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं गाड़ी की अच्छे तरीके से, ये वो जब आपका एक्सीडेंट होता है वो कहते हैं कि आपको जो है ना इतने नहीं मिलेंगे, आपको इतने मिलेंगे, और आप कहते हैं हाँ भाई चलो ठीक है। अब पहले क्या एग्री होता है, पहले उससे ज्यादा अमाउंट एग्री हुई थी, बाद में वो इंस्पेक्शन के बाद उन्होंने कहा आपको कम मिलेगी, आप उसके ऊपर एग्री हो गए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मतलब जो है उसे क्या कहते हैं, उसे रेमिशन कह लेंगे। Anam owes Bilal rupees 5,000. Suhail pays to Bilal rupees 1,000 and Bilal accepts them. In satisfaction of his claim on Anam, the payment is a discharge of the whole claim. अब वही बात है, जैसे जो है ना वो कहते हैं लमसम अमाउंट पे हो जाए तो भी जो है ना वो आपकी लायबिलिटी जो है ना डिस्चार्ज हो जाती है। तो वही बात आ गई। वेवर is a unilateral act of one person that results in the surrender of a legal right, thus it amounts to releasing a person of certain legal obligation under a contract. अब भाई वेवर का मतलब है कि आपने आजाद कर दिया किसी को। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी को 50,000 रुपए उधार पे दिए थे, सही है, लेकिन जो है ना मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ इतने टाइम बाद मिल देगा और ये सब वो सब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, ये होता है कि आपको जब पता चलता है कुछ टाइम बाद कि यार उस बंदे को बहुत ज्यादा लॉसेस हुए हैं, उसके बाद पैसे बचे ही नहीं है,
तो आप कहते हैं भाई मैंने तुम्हें पैसे माफ किए और तुम जो है ना तुम खुश रहो और जो है ना अपने हालात को देखो बस। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उसको माफी मिल गई किससे, उसकी जो राइट्स थे, उसकी जो ऑब्लिगेशन थी, कौन सी ऑब्लिगेशन थी, पेमेंट की, वो पेमेंट से उसे क्या मिल गई, उसे जो है ना अब मिल गई आज़ादी। सही है, मतलब अब उसे जो है ना पैसे जो है पे नहीं करने। तो इस कंडीशन को क्या क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा वेवर। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है, अदील sorry, Adil promises to paint a picture for Salim. Salim afterwards requested Adil not to do so. Adil, if agreed, is no longer bound to perform the promise. अब भाई लाजमी बात है कि भाई क्या हो गया, उसने मना कर दिया और अगर वो राजी हो जाता है उसके ऊपर तो वो क्या हो जाएगा, तो फिर वो परफॉर्मेंस क्या करना है, बाउंड नहीं रहेगा परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है जी। Promises refusal, neglect. If any promisee neglects or refuses to afford the promiser reasonable facilities for the performance of his promise, the promiser is excused by such neglect or refusal as to any non-performance caused. अब भाई बात ये है, फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि इतने दिन में इतने बजे आपने आना है गोडाउन में इतना सामान लेके। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो बंदा आपके गोडाउन पे खड़ा है, आपके गोडाउन पे ताला लगा हुआ है, कोई बंदा नहीं है वहां पे, और आप खुद जो है ना फॉरेन में गए हुए हैं जी। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, आपने तो मतलब उसको फैसिलिटीज चाहिए ना, रीजनेबल फैसिलिटीज कैसे, एटलीस्ट एक आधा बंदा तो वहां पे अवेलेबल हो ना, जो दरवाजा खोले, वो जो सामान है वो अंदर रखा जाए, इतनी फैसिलिटीज तो करनी पड़ेंगी ना, है कि नहीं है। अब ये तो आपकी ड्यूटी है ना, मतलब आप जब तक ये काम नहीं करेंगे वो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो पूरी नहीं कर सकता। आपका जो प्रोमिसर है वो अपनी परफॉर्मेंस पूरी नहीं कर सकता जब तक आप गेट नहीं खोलेंगे। तो यहाँ पे आप उसको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो फिर यहाँ पे आ जाएगा प्रोमिसेस रिफ्यूजल नेग्लेक्ट। Adil contacts with Sajid to repair Sajid's house. Sajid neglects or refuses to point out to Adil that places in which his house requires repair. Adil is excused for the non-performance of the contract caused by such neglect or refusal. अब भाई वो ये बात आ रही है कि भाई ये बता दिया कि घर में जो है ना उसे क्या कहते हैं, आपने जो है ना रिपेयर करना है, और बाद में जो है ना आप उसको बताते हैं नहीं कि कहाँ कहाँ रिपेयर करना है, तो वो जो है यहाँ पे अदील की कोई गलती नहीं है। ठीक है जी। Discharge by operation of law, contract may be discharged by operation of law in any of the following cases. Death, on the death of the promisor, a contract involving the personal skill or ability is discharged. In other contracts, the rights and liabilities of the deceased pass on to his legal representatives. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दो केस लिखे हुए हैं। दो केस कैसे लिखे हुए हैं, एक केस ऐसा है जिसमें स्किल रिक्वायर्ड है, दूसरा जो है ना वैसे परफॉर्मेंस चाहिए जिसके लिए, तो दो केसेस हो जाएंगे। यहाँ पे एक पर्सनल स्किल है, पर्सनल स्किल और एबिलिटी टू डिस्चार्ज है, और बाकी जो है ना उसके अलावा बाकी सब इन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाएंगे। तो ये नंबर 2 है और ये आपका नंबर 1 है। अच्छा जी, अगर हम इनको सेपरेटली डिस्कस करें तो पहली बात हो रही है, फॉर एग्जांपल आपने किसी को पैसे दिए, भाई ये लो 10,000, कल को आके तुम मेरे घर में पेंट कर जाना ना पूरे घर में। अब भाई उसकी जो है ना खुदा ना खास्ता उसका इंतकाल हो गया, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड थी, उसकी जो है ना पर्सनल जो है ना स्किल रिक्वायर्ड थी, उसकी एबिलिटी रिक्वायर्ड थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब वो उसकी परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती है। और दूसरा क्या केस है, फॉर एग्जांपल आपने किसी को जो है ना 10,000 रुपये दिए, आपने किसी शॉप ऑनर को ना, अब क्या हो गया कि आपने 10,000 रुपये उसको दे दी, उसने कल को आपको पेंट डिलीवर करना था। अब क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई, लेकिन अब क्या है कि उसकी शॉप तो वहीं पर है ना, यहाँ पे पर्सनल स्किल तो नहीं रिक्वायर्ड, उसकी शॉप तो वहीं है, तो अब जो है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड हो गए हैं आपको पेंट डिलीवर करने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक ही एग्जाम्पल के साथ दो डिफरेंट केसेस हमने देख लिए। ठीक है जी। यहाँ पे एग्जाम्पल देखी हुई इन्होंने, अहमद एन आर्टिस्ट प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बिलाल by June 22, 2013 for 1 lakh rupees. Ahmed dies before completing the picture. Here it is a contract involving personal skill, and on death of the Ahmed, the contract will be discharged. तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे पर्सनल स्किल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो आपका डिस्चार्ज हो गया डेथ के साथ। अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास आ गया इंसॉल्वेंसी। व्हेन अ पर्सनस डेट एक्सीड्स हिज एसेट्स, he is adjudged insolvent and his property stands vested in the official receiver or
official assignee appointed by the court. Such person cannot enter into contracts relating to his property and cannot sue or be sued. Therefore, on declaration of a person as an insolvent, the person is discharged from his liabilities incurred prior to his adjudication. अब भाई फॉर एग्जांपल इसमें क्या सीन होते हैं? सीन कुछ ऐसे होते हैं कि भाई जो आप बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, सही है, आप कोई पार्टनरशिप चला रहे हैं, सही है, आप पार्टनरशिप चला रहे थे या आप जो है ना सोल बिजनेस चला रहे थे, आप सोल प्रोप्राइटर थे, आप लिमिटेड कंपनी आपने रजिस्टर नहीं करवाई हुई थी, आपने लोन्स भी लिए हुए थे। अचानक क्या होता है, आपको इतने हैवी लॉसेस होते हैं कि आपकी जो लायबिलिटीज हैं वो आपके एसेट से बढ़ जाती हैं। तो आप कोर्ट के पास जाते हैं कि भाई मुझे जो है ना इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दें, सही है, मेरे पास अब इतनी जो है वो हिम्मत ही नहीं रही कि मैं जो है ना जितने लोगों से मैंने पैसे लिए थे मैं उन सबको वापस कर सकूं। तो अब आप जो है ना उसे क्या कहते हैं, मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दें। तो फिर वो पूरी एक प्रोसीडिंग्स होती हैं जिसका फिर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है बंदे को। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है ना, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, तो उसकी जितनी भी लायबिलिटीज हैं तो वो जो है ना वो फिर वो डिवाइड होती हैं अमंग द पर्सन, कुछ को मिलता है कुछ को नहीं मिलता है। तो वो कहते हैं कि भाई जिसको नहीं मिला ना वो क्या कहेगा, वो यही समझे कि भाई उसका जो कॉन्ट्रैक्ट जो रहता था इसकी तरफ से पेमेंट का, वो क्या हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, अब पेमेंट नहीं मिलेगी इस बंदे से। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं भी आपको हाईलाइट करने लगा हूँ। ये चीज आप सिनेरियोज में याद रखिएगा कि ये प्रायर टू इज एडजुडिकेशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बंदा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद भी वो जो कुछ भी करता रहे उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ उस जो एडजुडिकेशन से पहले पहले की जो भी चीजें हैं उसके अंदर क्या है कि उसको माफी मिल जाएगी, बाकी आगे जो होगा वो उसके लिए अगली कहानी होगी, वो उसके अंदर नहीं आएगा। Insolvency: Aslam took a loan from Burhan amounting to 1 million payable in June 2013. On March 2013, Aslam was declared as insolvent by relevant court. After the order of adjudication, he is discharged from his liabilities and the amount will be paid by the official assignee, official receiver. अब वही बात है। अच्छा, वहां पे क्या होता है, आपको कोर्ट एक जो है ना बंदा जो है ना वो अपॉइंट कर देता है जो आपकी सब प्रॉपर्टीज और जितना भी बैलेंस वगैरह होता है वो हैंडल करता है, उसे ऑफिशियल साइनी या ऑफिशियल रिसीवर कहते हैं। वो फिर जो है ना जिसकी जिसकी लायबिलिटी होती है ना उनके साथ बैठ के डीलिंग करता है और जिसकी जितनी पेमेंट हो सकती है उतनी पेमेंट मिलती है। यहाँ पे पूरी पेमेंट नहीं मिलती लेकिन जो है ना कुछ कुछ अमाउंट मिल जाती है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो जो आपका असलम है वो तो डिस्चार्ज हो गया ना, अब वो हुकूमत जाने, वो जो आप उसका अपॉइंटेड किया गया बंदा जाने और आप जानो बस। Material alteration: a contract is discharged if the terms of the contract are materially altered without getting prior consent of the parties. A material alteration is one which changes following in a significant manner legal identity of the contract or character of the contract or rights and liabilities of the parties to the contract. An alteration which is not material or is made after getting prior consent does not affect the validity of the contract. अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, कि अगर आपने कोई भी क्या कर दिया, आपने एक मटेरियल ऑल्ट्रेशन कर दी, सही है, और आपने पूछा भी किसी से नहीं है, आपने क्या कर दिया है, आपने पूछा भी किसी से नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, वहां पे जो है ना वहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अब भाई आपने सामने वाली पार्टी से, अब फॉर एग्जांपल आप किसी ने आपको उसे क्या कहते हैं देने जो है ना 2 मिलियन रुपीज देने, सही है, और आपकी जो डेट है वो आज से 1 साल के बाद की है, आपने उससे बगैर पूछे खुद ही जो है ना एक चेंज कर दिया कॉन्ट्रैक्ट में क्या कि पेमेंट जो है 1 महीने बाद होगी। तो आपने एक बहुत बड़ी मटेरियल ऑल्ट्रेशन कर दी है, आपने इतना पीरियड जो है ना अर्ली कर दिया है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामने वाला डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए, अनम गिव्स अ प्रॉमिसरी नोट अमाउंटिंग टू 50,000 टू बिलाल पेबल ऑन 16th August 2013. Bilal subsequently endorses the same note in favor of sale after altering the date from August 16, 2013 to August 23, 2013. Here change of date is a material alteration and has discharged Anam from instrument because it has made without her consent. अब भाई अनम ने एक प्रॉमिसरी नोट दिया, किसको, बिलाल को दिया, कितने का, 50,000 रुपए का। पेबल कब है वो 16 अगस्त को 2013।
अब बिलाल ने क्या किया, बिलाल ने वही नोट आगे दे दिया किसको, सुहेल को। सही है। अब सुहेल को उसने क्या कर दिया, उसने डेट चेंज कर दी, कितनी, 16 से उसने कितनी कर दी, 23 की कर दी। अब यहाँ पे क्या हो गया, उसने बगैर पूछे अनम को, अनम जो मतलब ओरिजिनल जिसने जो है ना वो प्रोमिसरी नोट जो है ना दिया है, उससे बगैर पूछे ही उसने डेट चेंज कर दी। तो एक मटीरियल ऑल्टरेशन है जिसकी वजह से जो अनम है वो इंस्ट्रूमेंट से जो है ना डिस्चार्ज हो गई है, क्योंकि उससे पूछे बगैर ये काम किया गया है। ठीक है जी। Same identity. When the promisor becomes the promisee, the other parties are discharged for such as negotiation back in case of negotiable instrument that is creditor to himself becomes a debtor of the same loan. अभी क्या हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपका जो प्रॉमिसर है, सही है, वो क्या बन जाता है, प्रॉमिसी। वो कहते हैं तो जो बाकी पार्टीज हैं वो क्या हो जाती हैं कि वो डिस्चार्ज हो जाती हैं। सही है। यहाँ पे बात करें नेगोशिएशन बैक इन कोर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, दैट इज क्रेडिटर टू हिमसेल्फ बिकम्स अ डेटर ऑफ द सेम लोन। अब भाई जब आप जो है ना एक प्रॉमिसरी नोट, सही है, इशू करते हैं, सही है। अब आजम ने क्या किया, जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई, एग्जांपल बहुत अच्छी है, हम इसी को डिस्कस करते हैं। Azam gives a promissory note to Babar. Babar endorses the note in favor of Sarfraz, who in turn endorses in favor of Azam. Here, Azam is both the promisor and the promisee, hence the other parties are discharged. अब भाई क्या हो गया, अब इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि आपने एक चेक इशू किया, सही है, पेमेंट के लिए, कितने का, 2 लाख रुपए का। अब आपने एक को दिया, सही है, आपने फॉर एग्जांपल आपने दे दिया उस्मान को। अब उस्मान ने क्या किया, वो चेक इंडोर्स कर दिया अली की फेवर में। अब अली ने क्या किया, आपने दिया उस्मान को, उस्मान ने दे दिया अली को, अली ने दे दिया असद को, और असद ने दे दिया आपको। घूम फिर के चेक किसके पास आ गया, वो दोबारा आपके पास ही आ गया। मतलब वो असद ने आपकी पेमेंट करनी थी सेम अमाउंट की, तो एट द एंड घूम फिर के चेक आपके पास ही आ गया। तो यहाँ पर क्या बन गए, आप ही जो है ना प्रॉमिसर हैं और आप ही क्या है, प्रॉमिसी हैं। अब वो कह रहे हैं कि बाकी प्रॉपर्टी जो पार्टीज हैं वो दरमियान से निकल जाएंगी। सही है। यहाँ पे जैसे लिखा है, here Azam is both the promiser and the promisee, hence the other parties are discharged। तो बाकी पार्टीज जो हैं वो क्या हो जाएंगी, वो डिस्चार्ज हो जाएंगी। ठीक है जी। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, when a contract is valid at the time of formation and becomes impossible to perform subsequently, it is called affected by supervening impossibility। अब वो कह रहे हैं कि भाई पहले जो है ना कॉन्ट्रैक्ट जो है ना फॉर्मेशन के टाइम जो है वो जो है वैलिड था, लेकिन बाद में जो है ना इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया। तो अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, उसे क्या 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 कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा कि इट इज अफेक्टेड बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इफेक्ट्स ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके, द इफेक्ट्स ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आर एज फॉलोज। A contract becomes void when an act becomes impossible after the formation of the contract। अब भाई वो क्या कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है जब कोई एक चीज क्या बन जाती है, इम्पॉसिबल हो जाती है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बाद। सही है, पहली चीज उन्होंने ये लिखी है। दूसरा क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड व्हेन एन एक्ट बिकम्स अनलॉफुल बाय रीजन ऑफ सम इवेंट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ प्रॉमिसर। अब भाई पहली अगर हम पहले की एग्जांपल लें तो वो कुछ यूं है कि आपने किसी के साथ प्रॉमिस किया कि आप उसको गाड़ी डिलीवर करेंगे और वो आपको एक पेमेंट देगा। अब आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, गाड़ी का खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हुआ और उसमें आग लग गई, गाड़ी पूरी तबाह हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब इम्पॉसिबल हो गया। सही है, अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्पॉसिबल हो गया, परफॉर्मेंस उसकी इम्पॉसिबल हो गई है। तो पहला केस वो हो गया। अब दूसरा केस क्या है, भाई आपने एक चीज डिलीवर करनी थी, सही है। अब आप फॉर एग्जांपल पेमेंट के अगेंस्ट बिटकॉइन आपने डिलीवर करने थे, सही है। अब क्या होता है कि अब जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तब तो बिल्कुल ठीक था, सही है, तब अभी वो उसे क्या कहते हैं, इलीगल नहीं हुए थे। लेकिन वो फॉर्मेशन के बाद जब अभी परफॉर्मेंस नहीं हुई थी उससे पहले क्या हो गया, वो इलीगल डिक्लेयर हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है ना अनलॉफुल हो गया, और ये जो है कंट्रोल ऑफ प्रॉमिसर में भी नहीं है। ठीक है जी। यहाँ पे तो ये गवर्नमेंट का एक था। A promisor is liable to compensate the promising for any loss which arose due to non-performance of promisor when the promisor hides the impossibility of performance। अब भाई फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं, एक तो वो चीज है, तो ऊपर वाली तो ऐसी केस है
कि भाई वो कंट्रोल में ही नहीं है, सही है। लेकिन वो कहने का फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा केस होता है जिसमें जो है प्रोमिसर है, सही है, वो क्या करता है, वो छुपाता है इस चीज को कि भाई जो है ना ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, सही है, वो छुपा के रखता है इस बात को। तो अब क्या उसे क्या करना पड़ेगा, अब उसे पेमेंट करनी पड़ेगी किसको, प्रोमिसी को, जो भी उसका लॉस हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि मतलब वही 100 ऑफ कोकोनट ऑयल वाली एग्जाम्पल लेते हैं। अब क्या होता है कि आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि आप जो है ना 100 टन ऑफ क्या करेंगे, आप जो है उसको कोकोनट ऑयल सप्लाई करेंगे। अब जब परफॉर्मेंस की बात आती है, आप 100 टन ऑफ ऑयल लेके जाते हो, सही है, नहीं, आप 100 टन ऑफ ऑयल नहीं लेके जाते, आप क्या कहते हो, जब परफॉर्मेंस की डेट आती है, मतलब आपको पता है, अब आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब आप लगे हुए हो अरेंज करने में 100 टन ऑफ कोकोनट ऑयल। क्या होता है कि वो अरेंज ही नहीं हो पाता, मतलब आप जो है 100 टन ऑफ कोकोनट ऑयल अरेंज ही नहीं कर पाते, और आप चुप करके ट्राई करते रहते हैं, आप उसे बताते ही नहीं है जिसके साथ आपने एग्रीमेंट कर लिया है, जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, आप उसे बताते ही नहीं हो कि भाई क्या चीज़ है कि मैं जो है अरेंज ही नहीं कर पाया। जब डेट आती है तब आप उसे बताते हो कि यार हो मुझसे तो यार अरेंज, जब वो कहता है हाँ भाई आज डिलीवरी करनी थी, डिलीवरी अभी तक नहीं आई, इस टाइम तक तो डिलीवरी होनी थी, आप तब उसे कहते हो हो यार वो जो है ना मुझसे जो है ना गलती हो गई, वो मैं अरेंज ही नहीं कर पाया। तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया, आपने इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस को क्या कर लिया, आपने हाइड कर लिया। अब भाई फॉर एग्जांपल आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसने उसकी बेसिस पे आगे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था कि भाई वो आगे प्रोवाइड करेगा किसी को ना। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, उसने कुछ क्लॉज लिखे हुए हैं कि भाई अगर वो नहीं प्रोवाइड करेगा तो इतने पैसे देगा आगे वालों को, सामने वाली पार्टीज को। अब इसकी इसने छुपाया इस वजह से, अब क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है, तो मतलब आपने उसे नहीं बताया, आपने छुपाया, उसकी वजह से क्या हो रहा है, सामने वाले को लॉस हो रहा है, उसने क्योंकि आगे कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए थे, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको कंपनसेट करना पड़ेगा जितना भी उसका लॉस हो रहा हो, ठीक है जी। A person is bound to restore any benefit received or compensated under a contract when such agreement or contract becomes void। अब वो कह रहे हैं भाई फॉर एग्जांपल किसी की भी वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर उसी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो वॉइड हुआ है आपने कोई बेनिफिट रिसीव किया है, सही है, तो वो आपने क्या करना है, उसे क्या कहते हैं, वो आपने जो है ना कंपनसेट करना है, उसको रिटर्न करना है। क्या, कब, जो अगर वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है, ठीक है जी। Effects of supervening impossibility are Atif contracts to sing for C Studio for a concert for 5 lakh rupees which is paid in advance। अब भाई पहले ही पैसे दे दिए किसने, सी स्टूडियो वालों ने आतिफ को, सही है। अब ये कोक स्टूडियो की बात कर रहे हैं, छुपा छुपा के बात कर रहे हैं। आज से आतिफ इज टू इल टू सिंग, आतिफ मस्ट रिफंड 10,000 टू सी स्टूडियो। अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब रिफंड करना पड़ेगा कितना, उसको जो पैसे वो रिफंड करने पड़ेंगे आतिफ को, क्योंकि क्या हो गया कि वो जो है बिल्कुल बीमार है, वो जो है सिंग नहीं कर सकता, मतलब वो गा नहीं सकता। और यहाँ पे मेरे हिसाब से अमाउंट सेम होनी चाहिए, यहाँ पे 5 लाख रुपीज होने चाहिए, क्योंकि वो अपनी पूरी नहीं कर सकता, तो उसे जो है ना पूरे के पूरे पैसे वापस करने चाहिए। यहाँ पे अमाउंट की मिस्टेक हो सकती है। Ground of supervening impossibility, a contract is charged by supervening impossibility in the following ways: destruction of subject matter, सही है। अब जैसे वो मैंने ऊपर बताया था ग्राउंड्स वाली, जो मैंने पे एक बार बताई, गाड़ी जल गई। If the subject matter of the contract is destroyed after the formation of the contract without any fault of either party, then a contract is said to be discharged। वही बात आ गई कि भाई क्या हो गया कि वो गाड़ी जब जल गई तो यही अज्यूम किया जाएगा भाई ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो पूरा हो गया, तो गाड़ी तो अब डिलीवर हो ही नहीं सकती। Death or personal incapacity, if a contract is of personal nature, then on the death, incapacity, illness of a person, or a contract is said to be discharged। This rule is so called the doctrine of frustration। इसको क्या कहा जाता है, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है, और इसकी एग्जांपल वो आतिफ वाली जो ऊपर है वही आप ले सकते हैं कि भाई वो जो बंदा है वो जो है बीमार हो गया, अब जो है वो नहीं कर सकता, यहाँ जो उसकी डेथ हो गई तब वो नहीं कर सकता। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, ये हमने बहुत पहले पढ़ा, ये हमने बहुत पहले पढ़ा है, स्टार्टिंग वाली वीडियोस में पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की,
कि जब जो है वॉर आपकी जो है ना डिक्लेयर हो जाती है तो आपके जो एनिमीज होते हैं तो वो जो हो जाते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं सस्पेंडेड, यहाँ जो है उसे क्या कहते हैं डिक्लेयर्ड एज वॉइड हो जाते हैं वो। पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स ceases to exist or occur. The contract is discharged if that particular state of thing which forms the basis of a contract ceases to exist or occur. अब भाई फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने किसी का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया भाई 1 साल बाद जो है ना मैं आपको एक स्पीशीज का जो है ना जो स्पेसिफिक स्पीशीज की आपने जो है ना आपने कर लिया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप वो प्रोवाइड करेंगे किसी को ना। अब वो 1 साल बाद एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब जब टाइम आया एक्चुअल परफॉर्मेंस का तब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो वहां पे क्या एज्यूम करेंगे, आप ये एज्यूम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या डिस्चार्ज हो गया। ठीक है जी। Destruction of subject matter. A music hall was rented out for a series of concerts. The hall caught fire before the date of first concert it was held. The contract has become void on the grounds of supervening impossibility. वही वो गाड़ी वाली की तरह एग्जांपल। Death और personal incapacity. Doctrine of frustration नाम याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। Adib agreed to sing on a specified day. Adib fell seriously ill and could not perform on that day. The contract was discharged. Declaration of war. Zayed contacts to take in cargo for Yasir at a foreign port. Zayed's government afterwards declares war against the country in which the port is situated. The contract becomes void when the war is declared. ठीक है जी। मैं ऐसे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो इजी आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि ऊपर वाली चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। Particular state of things cease to occur. Alex and Boris contract to marry each other before the time fixed for the marriage. Alex goes mad, the contract becomes void. अब भाई वो एक बंदा पागल हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, वो वर्ड एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, आपका वर्ड हो जाएगा। नॉट एन एक्सक्यूज ऑफ सुपर मीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज एज अ रूल नॉट एन एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मेंस। वो कह रहे हैं ये रूल है, ये एक्सक्यूज नहीं है। It means that a person should perform his performance promise if he had promised to do so, unless the performance becomes absolutely impossible. वो कह रहे हैं कि ये जो है ना, मतलब ये जो उन्होंने चीजें बताई हैं वो कह रहे हैं इसे एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल ना किया जाए। अगर एक्चुअली ये चीजें हैं सिर्फ तभी इन चीजों को कहा जाए, अदरवाइज जो है ना इनकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ठीक है जी। वो कह रहे हैं सिर्फ तब ही ऐसा किया जाए, तभी ये चीजें जो है ना प्ले में लाई जाए जब जो है ना एक्चुअली जो है ना क्या हो जाए कि एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल हो जाए। A contract is not discharged by the supervening impossibility in the following cases. अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई कुछ ऐसे केसेस है जिसके अंदर जो है ना आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इसके अंदर फॉल नहीं करती, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में फॉल नहीं करती। अच्छा जी। डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। अब वो कह रहे हैं कि यार डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस अगर हम सिंपल वर्ड्स में भी सिर्फ इसी वर्ड को समझे तो भाई मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। इफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स डिफिकल्ट, मोर कॉस्टली और लेस बेनिफिशियल देन दैट एग्रीड ऑन द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी डिस्चार्ज। अब भाई अगर आपको मुनाफा कम हो रहा है, सही है, अब मुनाफा कम हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप जो है ना आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया, आपको कॉन्ट्रैक्ट फिर भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, पूरा करना पड़ेगा। Commercial impossibility. When the contract becomes commercially unviable or non-profitable, it is not said to be discharged. अब भाई आपने किसी को कहा था कि आप किसी को गुड्स प्रोवाइड करोगे सर्टेन क्वांटिटी की 5 लाख में, अब जब आपने एक्चुअली प्रोवाइड की वो हो गई थी 6 लाख रुपए की, तो आपको 5 लाख में ही देनी पड़ेगी। वो जो है यहाँ पे जो है आप ये नहीं दे सकते। ठीक है जी। अच्छा जी। डिफॉल्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी। On default of a third party on whose work the promissory is relying, the contract is not said to be discharged. For example, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपका जो है ना शोरूम है, सही है, किसके शोरूम है, आपका फर्नीचर शोरूम है, सही है। आपके साथ जो है ना एक आता है, एक और डीलर आता है, वो कहता है कि भाई मुझे आपके साथ बल्क क्वांटिटी में मुझे जो है ना फर्नीचर चाहिए। अब आप बेसिकली आप खुद जो है ना फर्नीचर बनाते नहीं है, आपने आगे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं लोगों के साथ जो है ना जो आपको फर्नीचर बना के देते हैं आपके ऑर्डर के हिसाब से। आपका मतलब अपना जो है ना कोई कारखाना नहीं है, आपकी कोई फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे जो है ना आप फर्नीचर बनाते हैं, आपने सिर्फ आगे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। अब आगे आपने पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आप इतने जो है ना उसको फर्नीचर क्वांटिटी में देंगे उस डिजाइन का एट द टाइम। अब क्या होता है कि आपका जो जिससे आपने लेना था वही आपको प्रोवाइड नहीं करते जिस टाइम पे आपका जो है ना होना चाहिए था, प्रोवाइड करना था अपने आगे, वो जो है ना आपको फर्नीचर ही नहीं मिलता उस टाइम पर, तो क्या हो जाएगा, आप डिस्चार्ज नहीं हो जाएगी अपनी ड्यूटी से, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैसे ही वैलिड रहेगा। स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एंड सिविल डिस्टर्बेंसेस।
unless otherwise agreed by the parties to the contract, a contract is not discharged on the grounds of strikes, lockouts and civil disturbances. अब वो कह रहे हैं कि अगर तो पार्टीज एग्री करती हैं ठीक है तो अलग बात है, लेकिन अगर वो एग्री नहीं करती तो क्या है, बेशक हड़ताल है या जो है ना वो मारा मारी हो रही है, अगर कोई डेट है परफॉर्मेंस की तो उसकी उस डेट पे वो काम होना चाहिए। Partial impossibility, a contract is not discharged simply on the grounds of partial impossibility of some of the objects of the contract. अब भाई वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें जो है ना उसमें इम्पॉसिबल हो जाएं तो आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे फर्नीचर की बात कर रहे थे, अब भाई फर्नीचर में क्या होता है कि आपकी वो एक स्पेसिफिक आपको ऑर्डर दे के जाते हैं दो डिफरेंट वुड्स का, कि भाई आपने जो है ना फर्नीचर बनाना है लेकिन दो स्पेसिफिक वुड्स वो आपको बता के जाते हैं, सिर्फ उनका बताना है, सही है, उनका बनाना है। अब क्या होता है कि वो जो है ना आपका वो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं, मतलब जो उसमें से एक वुड जो होती है ना उसकी अवेलेबिलिटी ही पाकिस्तान में ख़त्म हो जाती है और वो पाकिस्तान में जो है ना नायाब हो जाती, मिल ही नहीं रही, मतलब वो शॉर्ट हो गई है मार्केट से, वो मिल ही नहीं रही कहीं से, तो आपके लिए इम्पॉसिबल हो गया है उसको क्या करना, उस जो है ना एक हाफ जो है ना पार्शली मतलब जो है ना आपके लिए इम्पॉसिबल हो गया है फर्नीचर बनाना, लेकिन जो है ना उसमें क्या है कि जो बाकी दूसरी वुड है वो अवेलेबल है, तो आप जितना हो सकता है वो तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें ना, ऐसा थोड़ी है कि आधा नहीं परफॉर्म कर सकते तो आप पूरा ही परफॉर्म नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Difficulty of performance. Asim agreed to supply goods within a specific time, failed to supply in the time because of government's restriction on the transport of gold from collieries. Here, Asim will not be charged because the gold was available in the open market from where Asim could have obtained it. अब वही बात है कि भाई वो ले सकता था कहीं और से भी, लेकिन जो है ना उसने नहीं किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ना वो डिस्चार्ज नहीं होगा ड्यूटी से। Commercial impossibility. Ajay, a furniture retailer, agreed to supply certain furniture to Sanjay at an agreed rate. Afterwards, there was a sharp increase in the rates of the timber and rates of wages. Since it was no longer profitable to supply at the agreed rate, Ajay did not supply. Ajay Ajay will not be discharged on the grounds of supervening impossibility. यहाँ पे जो है अजय जो है डिस्चार्ज नहीं होगा, वही बात है कि भाई प्रॉफिट नहीं हो रहा तो ऐसे नहीं आप प्रोवाइड नहीं करेंगे। Default of a third party, Alex entered into a contract with Boris for the sale of goods to be manufactured by Catherine, a manufacturer of those goods. Catherine did not manufacture those goods. Alex will not be charged and will be liable to Boris for damages. ठीक है जी। Strikes, lockouts and civil disturbances. Austin agreed to supply to Bashir certain goods to be imported from America. The goods could not be imported due to riots in that country. It was held that this was no excuse for non-performance of the contract. ठीक है जी। उन्होंने एग्री नहीं किया होगा तो वो जो एक्सक्यूज नहीं है, वही बात है कि अगर वो एग्री करते फिर ठीक था कि भाई ठीक है अगर ऐसा कोई मसला होगा तो मैं वेट कर लूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर ऐसी बात होती तो फिर जो है ना कोई इशू नहीं था। पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी, एचबी एग्रीड टू let out a board to Harry A for viewing a naval review of the occasion of coronation of King Edward VII and B to sail around the fleet. Owing to the King's illness, the naval review was abandoned, but the fleet was assembled. The board therefore could be used to sail around the fleet. Held the contract was not discharged. वही बात आ गई कि भाई एक काम हो सकता था, एक नहीं हो सकता था। जो एक काम नहीं हो सकता वो तो ठीक है, जो हो सकता है वो तो करो। Supervening illegality, change of law. If the performance of the contract becomes unlawful due to change in the law after the formation of the contract, then the contract is said to be discharged. अब वही बात जैसे मैंने बिटकॉइन वाली एग्जांपल दी थी, बिल्कुल सेम एग्जांपल यहाँ पे आप जो है ना छाप सकते हैं। Azam agreed to sell his land to Babar after the formation of the contract. The government issued a notification and acquired the land. The contract was discharged. ठीक है जी। Discharged by lapse of time. A contract may be discharged by lapse of time. Limitation period. If a contract is not performed within the period of limitation, then it is discharged as the parties cannot legally enforce their rights. After the expiry of the limitation period, the debt becomes time barred and hence cannot be recovered through court of law. अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, अच्छा लिमिटेशन पीरियड अगर हम इसको वैसे समझना चाहें तो बेसिक बात ये है कि लॉ की तरफ से ना टाइमिंग्स होती हैं डिफरेंट केसेस के हिसाब से, कि भाई उसके बाद जो है ना अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी हवाले से और आप जो है ना मतलब वो आपकी परफॉर्मेंस नहीं हुई और सामने वाले को आप सू करना चाहते हैं तो उसका होता है पीरियड। तो भाई अगर आप उतने पीरियड के अंदर अंदर आप उसको सू कर देते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप उतने टाइम के अंदर नहीं करते तो लीगली आप जो है
अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है, अनम सोल्ड गुड्स टू बिलाल अमाउंटिंग टू 10,000 ऑन क्रेडिट of 1 year on January 1, 2013. On due date, that is December 31st, 2012, Bilal default in payment. In the given scenario, Anam can file suit against Bilal by December 31st, 2015. मतलब वो क्या कह रहे हैं कि भाई अब कितना पीरियड है, लॉ की तरफ से 3 साल का पीरियड है, अगर वो नहीं करता, मतलब वो जो है आपकी अनम जो है वो क्या करती है, वो नहीं करती इस 3 साल के पीरियड के अंदर सूट फाइल आपका 31 दिसंबर 2015 तक अगर वो नहीं करती है तो क्या हो जाएगा, वो फिर जो है ना आपका जो डेट है वो टाइम बार्ड हो जाएगा, मतलब आप जो है आप लीगली उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है जी। Discharge by actual breach of contract. If a party refuses or fails to perform its part of the contract, then the contract is said to be discharged due to breach. Actual breach of contract occurs when a party to a contract refuses or fails to perform its part of contract at the time fixed for performance. Actual breach of contract occurs in the following two ways. अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पहली बात क्या है, पहली बात क्या है, यहाँ पे एक केस, दो केसेस हैं बेसिकली, यहाँ तक एक है। If a party refuses or fails to perform is part of the contract, then the contract is said to be discharged due to breach. अब वो क्या कह रहे हैं कि आपकी अगर एक पार्टी क्या है कि यहाँ तो वो मना कर देती है या फिर वो फेल हो जाती है, सही है, किसके लिए, परफॉर्मेंस के लिए, अपने पार्ट के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, उसे ये कहा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो डिस्चार्ज हो गया ड्यू टू ब्रीच। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि एक्चुअल ब्रीच जो है ना, actual breach of contract occurs when a party to a contract refuses or fails to perform as part of the contract at the time fixed for performance. वो कह रहे हैं कि एक्चुअल ब्रीच कब होता है, एक्चुअल ब्रीच कब होता है, जब जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो टाइम फिक्स किया गया था परफॉर्मेंस के लिए, उस टाइम पर वो जो आपकी परफॉर्मेंस है वो नहीं हो पाती, किसकी वजह से, या तो आपका वो जो प्रोमिसर है वो फेल हो जाता है परफॉर्म करने के लिए, या फिर वो रिफ्यूज कर देता है कि मैं ये परफॉर्म अपना ऐसा परफॉर्म नहीं कर सकता उस टाइम पर, जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट का जो है उसे क्या कहते हैं, टाइम हो, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया हो उस टाइम पर, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स इन द फॉलोइंग टू वेज, ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। If any party to a contract refuses or fails to perform as part of the contract at the time fixed for performance, it is called an actual breach of contract on due date of performance. अब वो कह रहे हैं कि जिस डेट पे कहा गया है उस डेट पे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या मना कर रहा है, मैं नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा, तो उसे क्या 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 कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, Azhar agreed to sell to Basit 10 tons of weight at 8,000 per ton to be delivered in two equal installments on 20th November and 21st November. On 20th November, Azhar refused to deliver the goods. It is an actual breach of contract on due date of performance. वही बात आ गई कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसने रिफ्यूज कर दिया, कैसे हुआ है कि वो ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस पे हुआ है। Course of performance: if anybody has performed a part of the contract and then refuses or fails to perform the remaining part of the contract, it is called an actual breach of contract during the course of performance. अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसा हो जाता है कि कुछ परफॉर्मेंस हो गई है और बाकी परफॉर्मेंस से वो सामने वाला क्या कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, फेल हो जाता है परफॉर्म करने से, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कि एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है आपका, आजम agreed to sell to Babar 10 tons of weight ₹8,000 per ton to be delivered in two equal installments on 20th November and 21st November. On 20th November, Azam delivered 5 tons and refused to deliver the remaining 5 tons. It is an actual breach of contract during the course of performance. अब उसने आधी परफॉर्मेंस कर ली, आधी से उसने क्या कर दिया, उसने कर दिया रिफ्यूज। ठीक है जी। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्चुअल ब्रीच, अब वो कह रहे हैं कि भाई एक्चुअल ब्रीच के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। The consequences of actual breach depend upon whether the time was the essence of the contract or not. The consequences in both the cases have been covered in previous chapter. अच्छा, यहाँ पे जो है उन्होंने क्या कह रहे हैं कि भाई पिछला जो चैप्टर है उसके अंदर उन्होंने डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया है, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्चुअल ब्रीच क्या क्या होते हैं। ठीक है जी। डिस्चार्ज बाय एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, ये मैंने इस वजह से यहाँ पे छोड़ दिया, इसको इस वजह से डिस्कस नहीं किया क्योंकि पिछला चैप्टर हमने किया नहीं, इससे पिछला चैप्टर हमने नहीं किया, उससे पिछला चैप्टर हमने किया है, तो इस वजह से मैंने इसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ मैंने ये बता दिया कि भाई क्या गया है। डिस्चार्ज बाय एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
Anticipatory breach of contract occurs when, before the performance is due, the party acts in such a way that the contract may not be performed. The party may intend to perform, not to perform the contract in the following two ways. अब वो कह रहे हैं कि भाई जो टाइम है परफॉर्मेंस का उससे पहले ही आपको लगने लग जाए कि सामने वाला क्या है, ये काम नहीं करेगा क्योंकि उसकी हरकतें कुछ ऐसी हो जाए। अब वो कह रहे हैं दो तरीके से हो सकता है। पहला क्या है, रिफ्यूजल टू परफॉर्म प्रॉमिस व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज एक्सप्रेसली रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। अब वो कह रहे हैं पहला काम तो ये है कि भाई वो साफ ही मना कर दे पहले ही, मतलब परफॉर्मेंस टाइम से पहले ही कहते हैं कि भाई ये मुझसे नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, असलम अ फार्मर एग्रीज टू सेल टू बोरिस हिज एंटायर क्रॉप ऑफ 10 टन ऑफ वेट रुपीज 8,000 per ton to be delivered on 20th November. On 1st November, Aslam informs Boris that he is not going to supply the goods. Aslam has committed anticipatory breach of contract by express repudiation. तो यहाँ पे क्या हो गया, उसने भाई पहले बता दिया, जिसको वो क्या कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बाय एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्सप्रेस रिपुडिएशन। तो ये जो है ना याद रखिएगा, ये आपसे वो क्या कर सकता है, आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है। Disabled to perform promise when a party to a contract has disabled himself from performing his promise in its entirety. अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। अकरम ऑफ फार्मर एग्रीज टू सेल बी बेन टू बेल his entire crop of 10 tons of wheat rupees 8,000 per ton to be delivered on 20th November. On 1st November, Akram contracted to sell his entire crop to Chandra rupees 10,000 per ton. Akram has committed anticipatory breach of contract by implied repudiation. अब यहाँ पे क्या कर लिया है, यहाँ पे क्या कर लिया है, उस पार्टी ने खुद को डिसेबल कैसे कर लिया है कि भाई वो अब टोटल क्रॉप कितनी है, क्रॉप तो टोटल आपकी जो है ना 10 टन ही है। अब वो दो जगह जब उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो लाजिम जगह वो एक ही जगह जो है ना वो कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, डिलीवर कर सकता है। और जहां पे उसने बाद में किया, इसका मतलब है उससे पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं, तो वो पहले वाले को क्या करेगा, पहले वाले के साथ जो है ना वो परफॉर्म नहीं करना चाहेगा, वो किसके साथ परफॉर्म करना चाहेगा, वो दूसरे वाले के साथ परफॉर्म करना चाहेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट वहां से ज्यादा होगा। ऑप्शंस टू द एग्रीव्ड पार्टी इन केस ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच, द एग्रीव्ड पार्टी हैज द फॉलोइंग टू ऑप्शंस। भाई जिसके साथ ये काम हुआ है वो ये काम कर सकता है। ऑप्शंस टू द एग्रीव्ड पार्टी, rescind the contract and claim damages for breach of contract without waiting until the due date for performance। सही है। अब वो क्या कह रहे हैं कि क्या हो जाए कि आप जो है ना, जब बंदे ने सामने से ही कह दिया कि भाई मैं नहीं कर सकता, तो अब जो है ना आप कहें कि भाई मैंने तुम्हारी बेसिस पे आगे कॉन्ट्रैक्ट किए थे, अब मुझे जो है ना इतने पैसे उन्हें भरने पड़ेंगे, तो तुम मुझे पैसे दे दो। सही है। अब वो क्या कह रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ डैमेजेस, उस केस में कैसे होगा, डैमेजेस विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ब्रीच एंड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब वो कह रहे हैं कि भाई डैमेजेस किस तरह पे किए जाएंगे, वो ऐसे पे किए जाएंगे कि भाई जो डिफरेंस है, सही है, भाई जिस डेट पे आप जो है ना उसे क्या कहते हैं, ये सब करना है, और दूसरी जो कॉन्ट्रेक्चुअल प्राइस है, दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस होगा उससे हम क्या करेंगे, उससे जो है ना हम कैलकुलेट करेंगे डैमेजेस को। दूसरा क्या है, दूसरा काम आप क्या करें कि भाई ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिव एंड वेट टिल द ड्यू डेट फॉर परफॉर्मेंस एंड क्लियर डैमेजेस इफ द प्रॉमिस स्टिल रिमेन्स अनपरफॉर्म्ड। वो कह रहे हैं, अब सामने वाला आपको कह रहा है कि भाई मैं जो है ना मैं ये काम नहीं कर सकूंगा, आप कह रहे हैं भाई मैं जो है ना मैं वेट करूंगा, कब तक, जो हमारी डेट है कॉन्ट्रैक्ट में उसका जो है ना मैं वेट करूंगा आने का, जिस डेट पर तुमने डिलीवर करना था, मैं तुम्हें फिर भी टाइम दे रहा हूँ, तुम देख लो तब तक जो है ना। फिर अगर वो नहीं कर पाता तो डैमेजेस किस तरह कैलकुलेट होंगे, डैमेजेस विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस प्रिवेलिंग ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस एंड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब वो कह रहे हैं कि भाई जो आपकी जो है ना परफॉर्मेंस डेट है उसके ऊपर और आपकी जो है ना एक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसके अंदर जो डिफरेंस होगा, उससे आप क्या करेंगे, उससे आप जो है ना उस डिफरेंस से आप कैलकुलेशन करेंगे किसकी, डैमेजेस की। अच्छा जी, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रीटिंग कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिव। अच्छा भाई वो कह रहे हैं कि सेकंड वाली पार्ट जो है ना यहाँ पे ये वाली बात आ रही है, जो हमने दूसरे नंबर पे पढ़ी है ना, अब वो इस बात को डिस्कस करना है, ये वाली consequences of treating contract as operative. If the agreed party treats a contract as operative and waits till the due date for performance, the consequences of anticipatory breach will be as follows. The promisor may perform his promise on or before the due date of performance and the promisee will be bound to accept the performance. अब भाई वो कह रहे हैं कि पहले उसने मना कर दिया कि वो नहीं कर सकता, लेकिन वो अगर वो कहता है कि भाई मैं वेट करूंगा ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर, तो क्या करना पड़ेगा, अगर वो अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट कर लेता है, पहले बेशक उसने मना किया था, लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस कर लेता है तो अब उसे क्या करना पड़ेगा सॉरी, आपके प्रॉमिसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये परफॉर्मेंस हो गई है।
The promisor may take advantage of the discharge by supervening impossibility arising between the date of breach and the due date of performance, and in such a case, the promisee shall lose his right to sue for damages. अब वो कह रहे हैं कि भाई सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी अगर कोई भी अराइज हो जाती है, सही है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वो अगर अराइज होती है बिटवीन द डेट ऑफ कौन सी डेट ऑफ ब्रीच एंड ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, अगर इसके दरम्यान में कोई भी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो जाती है, तो यहाँ पे जो आपका जो है ना प्रॉमिसर है वो क्या हो जाएगा, लाजमी बात है वो डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट से। तो अब जो है ना, अब आपका प्रॉमिसी जो है ना वो मतलब आप जो है ना फिर उसको सू भी नहीं कर सकते कि भाई जो है अब जो है ना तुम मुझे मेरे डैमेजेस के पैसे दो, आप ये भी जो है ना उसको नहीं कह सकते। The promisor may take advantage of the discharge by example देखते हैं। Azam, a farmer agrees to sell to Babar his entire crop of 10 tons of wheat, rupees 8,000 per ton, to be delivered on 20th November. On 1st November, Azam informs Babar that he is not going to supply the goods. Babar decided not to rescind the contract on 1st November and to wait till 20th November, and 19th November the entire crop was destroyed by fire without the fault of either party. Since the contract becomes void on the ground of impossibility of performance, Babar had lost the right to सू आजम फॉर डैमेजेस। अब भाई फॉर एग्जांपल अगर वो 1 नवंबर को कह देता ठीक है भाई तुम नहीं परफॉर्म कर सकते तो अब मुझे क्या दो, अब मुझे डैमेजेस दो, तब वो कह सकता था। अब क्या है, अब इम्पॉसिबल हो गया है उस कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करना, तो अब क्या है वो कुछ भी नहीं कह सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब जो है आपका जो बाबर है वो अब सिर्फ हाथ पार रख के देख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया और यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।